बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सीरीज रेजोनेंस सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। ये भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थ्योरी कम दी हुई है, लेकिन कंसेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का दूसरा नाम होता है एलसी पैरेलल सर्किट। अब एलसी पैरेलल सर्किट में क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। इसको कहते हैं ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर एंड इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ये लेट कैपेसिटर है और इसके साथ हम पैरेलल में इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, या ये एलसी सर्किट है, जिसमें इंडक्टर की इंडक्टेंस एल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है किसके साथ? अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स के साथ। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है। इस अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स के साथ हमने ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों ये देखें, इसको यूं ही डिफाइन करेंगे, द सर्किट इन विच कैपेसिटर इंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल with alternate voltage source is known as parallel resonance circuit, और इसको कहेंगे LC parallel circuit कहेंगे। अब इसमें ये जो इंडक्टर लेट की है ना, इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगी। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर जो हम लेट कर रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगी, नेग्लिजिबल होगी या होगी नहीं। आइडिया केस में ज़ीरो होगी, या इसको कह देंगे वेरी स्मॉल होगी। ठीक है, अब देखें हम इसमें बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर के बारे में आप जानते हैं कि कैपेसिटर में चूंकि करंट लीड करता है, और करंट लीड करता है तो इसकी हमने यूं डायग्राम बनाई थी, करंट और यहाँ पे ये कैपेसिटर के वोल्टेज VC। और दूसरी तरफ इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में हमने पढ़ा हुआ है, इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। अगर ये मैं यूं वेक्टर बनाऊँ, ये करंट का वेक्टर है, तो यहाँ पे VC VL आ जाएगा। VL मीन इंडक्टर वोल्टेज। अब यहाँ पे कितना एंगल, करंट से 90 डिग्री आगे जाएं तो VL आता है, यानी VL यानी इंडक्टर के वोल्टेज लीड करते हैं, आगे हैं, लीड मीन आगे हैं, कितना एंगल 90। और इधर से देखें कैपेसिटर में, कैपेसिटर के वोल्टेज से 90 डिग्री आगे जाएं तो करंट आ रहा है, तो इसका मतलब करंट यहाँ पे लीड करता है कैपेसिटर में, और यहाँ पे वोल्टेज लीड करता है। ठीक हो गया। अब देखें ये यहाँ पे दोनों कंबाइन लगे हुए हैं, और यहाँ पे इंडक्टर है। इंडक्टर की हमने कहा इंडक्टर की रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज वेरी स्मॉल। हमने यहाँ पे जो इंडक्टर लेट की हुई है इसकी रेजिस्टेंस कहाँ, वेरी स्मॉल है या नेग्लिजिबल है, इतनी स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, इसको ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, ना होने के बराबर है, ये मैंने इधर पॉइंट लिख दिया। अब इसमें रेजिस्टेंस स्मॉल है तो इसमें करंट भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो करंट है ना, ये इन दोनों का करंट तो कैंसिल करेगा। कैसे कैंसिल करेगा, पहले तो हम इसकी वेक्टर डायग्राम ड्रा करते हैं कंबाइन। अगर मैं कैपेसिटर की ड्रा करूं तो ये मैंने इधर बनाई हुई है, इसको यूं बना लेते हैं। ये I करंट हो गया और यहाँ पे ये VC हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि अभी जो इंडक्टर लगाई है, इंडक्टर की स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, तो उसकी स्मॉल रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करेंगे। फिलहाल मैं अभी इसको बनाता हूँ, इंडक्टर को देखता हूँ। इंडक्टर की कैपेसिटर का ये बनाया, अब इंडक्टर को देखते हैं। दूसरी डिवाइस इंडक्टर है, इंडक्टर में देखें तो करंट ये हो जाएगा, ये वाला वही कॉमन हो जाएगा करंट, लेकिन इंडक्टर के वोल्टेज कहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, अपवर्ड ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये VL। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे इंडक्टर की रेजिस्टेंस है, स्मॉल रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज VR होता है। और आपको पता है VR जो वोल्टेज है वो करंट के इन फेज होता है। रेजिस्टर में जो वोल्टेज होते हैं वो करंट के इन फेज होता है, पड़ा हुआ है। क्योंकि स्मॉल रेजिस्टेंस है इसमें, तो स्मॉल रेजिस्टेंस जो होगी VR, उसके अंदर VR और करंट क्या होंगे, इन फेज होंगे। अब ये बन गई। अब इसको मैं अगर देखें, आपकी बुक में ये नहीं बनी हुई, हम बिल्कुल कल वाले टॉपिक की तरह बना रहे हैं। अब मैं कह दूँ ये VR है, तो VR किसके क्रॉस होता है, रेजिस्टेंस R, यानी स्मॉल रेजिस्टेंस है इंडक्टर की ये। ठीक है, उसके बाद ये VL वोल्टेज इंडक्टर के हैं, तो यहाँ पे इंडक्टर की रेजिस्टेंस को XL लिखेंगे, और नीचे की तरफ VC है, VC कैपेसिटर के वोल्टेज हैं। कैपेसिटर के वोल्टेज किसके अक्रॉस होंगे, कैपेसिटर के क्रॉस होंगे, या कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को
XC से, जिसका पूरा नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के रेजिस्टेंस का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस इसको हमने लिखा हुआ रेजिस्टेंस R है। अब देखें यहाँ पे हम बात करेंगे रेजोनेंस की। और हमें पता है कि रेजोनेंस हम कहते हैं जब XC XL के इक्वल हो तो फिर रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस का मतलब है कि कैपेसिटर की एंड इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाएंगे और ये ऑपोजिट भी हैं तो कैंसिल करेंगे, जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगी। और रेजिस्टेंस में आपको पता है करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, तो करंट और वोल्टेज इन फेज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये सिर्फ रेजोनेंस पे कैंसिल करेंगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ क्या बच गया, रेजिस्टेंस बच रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको मजीद बात करता हूँ। इसको अगर सोल्व करें कल की तरह तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, 1/2πfc, XC की वैल्यू 1/2πfc 2πf होता है, XL इधर आ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या था 2πfl। ठीक है, ये इनका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये जो फ्रिक्वेंसी इसके साथ R लिखा, फ्रिक्वेंसी को इधर ले जाएं तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, एफ स्केयर आ जाएगा। ठीक है, FR स्केयर, और 2π को इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 4π स्केयर LC, स्केयर रूट लें तो अंडर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा FR इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 1/, ये स्केयर लेंगे अंडर लेंगे, 4 का स्केयर 2π का स्केयर पाई, और यहाँ पे आ जाएगा LC आ जाएगा। ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब इसकी करते हैं प्रॉपर्टीज और फिर ग्राफ भी देखते हैं। तो पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे वाई एक्सिस पे करंट, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम करंट लेट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम फ्रिक्वेंसी लेट करते हैं। ये लेट कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पे लेट कर लिए करंट है। अब जो ग्राफ आएगा ना इसका यूं रिवर्स हो जाएगा। जो हमने करंट बनाया था सीरीज रेजोनेंस सर्किट के, उसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। सीरीज रेजोनेंस के लिए पीक वैल्यू ऊपर की तरफ आ रही थी, लेकिन इसकी पीक वैल्यू ऑपोजिट नीचे की तरफ आ रही है। ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। तो जरा देखिएगा यहाँ पे ना मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ। देखें जब हमने कहा कि इसमें ये जो ऑपोजिट आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे रेजोनेंस हो रही है और यहाँ पे XC XL के इक्वल होगा। इस पॉइंट पे कैसे इक्वल होगा इसको हम देखते हैं। अगर मैं इस यहाँ पे इस पोर्शन की बात करूँ तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगी, फ्रिक्वेंसी लेस होगी। और दूसरे पोर्शन की अगर मैं बात करूँ, दूसरा पोर्शन ये वाला बन रहा है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लार्ज होगी, लेकिन सेंटर पे फ्रिक्वेंसी जो होगी उस पर क्या कहेंगे हम, XC XL के इक्वल होगा। हमें XC और XL का फॉर्मूला पता है क्या होता है। XC का फॉर्मूला होता है 1/2πfc, ठीक है, और XL का फॉर्मूला भी जानते हैं। XL का फॉर्मूला होता है 2πfl। अब इस फॉर्मूले को देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखें फ्रिक्वेंसी स्मॉल है इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे फ्रिक्वेंसी स्मॉल तो XC क्या आ जाएगा, लार्ज। और इस पोर्शन में XC लार्ज आ जाएगा, किससे लार्ज आ जाएगा, XL से लार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इस पोर्शन में आ जाए, ये जो पोर्शन बना हुआ है इस पोर्शन में देखें तो फ्रिक्वेंसी क्या है। अब इस पोर्शन में फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, लार्ज आ रही है ना, क्योंकि सेंटर से अवे जा रहे हैं, अवे हो रहे हैं, तो इधर XX में फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XL इंक्रीज हो जाएगा। XL किससे इंक्रीज हो जाएगा, XL इंक्रीज हो जाएगा XC से हो जाएगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं इधर XL ज़्यादा है तो ये जो सर्किट है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, ये क्या बिहेव करे, एज अ RL सर्किट बिहेव करेगा। और यहाँ पे कौन ज़्यादा है, XC ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये सर्किट जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है ये क्या बिहेव करेगा, ये एक RC सर्किट बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा है। इधर RL बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर ज़्यादा है। लेकिन सेंटर पे देखें, यहाँ पे XC ज़्यादा है, यहाँ पे XL ज़्यादा है, लेकिन सेंटर पे क्या होगा, XC XL के इक्वल होगा और इस पे क्या होगी, रेजोनेंस होगी। हम रेजोनेंस कहेंगे किसको, व्हेन XC बिकम्स इक्वल टू XL इट इज़ नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, फिर उसके बाद ये सॉल्व किया फार्मूला पुट करके तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, बिल्कुल कल की तरह प्रॉपर्टीज हैं और ये मज़ीद पॉइंट प्रॉपर्टीज़ पे निकल आएगा जो इधर मैंने आपको बताना है। तो देखिएगा मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही लिख लेता हूँ, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज गिवन वन
गिवन बाय 1/2 पाई अंडर रूट LC। दूसरी करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। सेकंड करेक्टरिस्टिक में ये कहेंगे कि चूंकि ये दो रेजिस्टेंस ऑपोजिट ना कैंसिल हो जाएंगी तो इधर सिर्फ क्या बचेगी, 1 बचेगी। तो ये जो रेजिस्टेंस बचेगी ये सिर्फ रेजिस्टिव है। इम्पीडेंस अब जो आएगी, इम्पीडेंस को Z से लिखते हैं और इम्पीडेंस दो, इसमें बाकी सिर्फ कौन सी बच गई, ऑपोजिट में कैंसिल होंगी तो इधर सिर्फ कौन सी बचेगी, R रेजिस्टेंस है तो इसको कहेंगे रेजिस्टिव है, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस बच रही है, रेजिस्टिव है इम्पीडेंस। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम इसकी बात करें रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। और यहाँ पे इम्पीडेंस ये जो आ रही है, ये हम इधर बात कर रहे हैं, इम्पीडेंस इधर क्या आ रही है, वेरी लार्ज आ रही है, यहाँ पे इम्पीडेंस लार्ज होगी। ठीक है, ये रेजिस्टिव तो आ रही है, इम्पीडेंस आ रही है, और इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस लार्ज है, Z फॉर इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस लार्ज आएगी यहाँ पे। और जब लार्ज आएगी तो करंट क्या हो जाएगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना करंट का, V/Z मीन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर की ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है। अब इम्पीडेंस ज़्यादा होगी, इधर इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ करेक्टरिस्टिक में आ जाए। फोर्थ करेक्टरिस्टिक में कहते हैं कि जो कैपेसिटर का करंट है एंड जो इंडक्टर का करंट है ये ग्रेटर हो जाता है। किससे ग्रेटर हो जाता है, सोर्स करंट से। ठीक है, इसको I सोर्स लिख लिया, मतलब सोर्स करंट से। सोर्स करंट का एक और नाम भी हम रखेंगे, रेजोनेंस करंट। ठीक है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक हमने देख ली। अब इसको ना मैं समझा भी देता हूँ, ये इम्पीडेंस लार्ज कैसे होगी बच्चों। इसके लिए ना मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है और इनकी टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 10 है, और इनको डिफरेंट हम तरतीब के साथ पैरेलल में लगाते हैं। तो है तो टोटल 10, इसको डिफरेंट वे से लगाते हैं, 7 3। ठीक है, इस तरह करके डिफरेंट अरेंजमेंट में देखें ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं, लेकिन जब ये इक्वल हो जाती हैं 10 का 5 बनता है। पैरेलल में लगी हैं 5 लगी हैं तो ऐड करेंगे 10 नहीं होगा। लेकिन अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के मुताबिक हम फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 ओम, और ये सबसे ज़्यादा आ रहा है। बाकी अरेंजमेंट में देखें है तो 10 नहीं, दोनों कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाए 10 के कि ऐड करेंगे 10 नहीं आएगा, लेकिन पैरेलल का फार्मूला लगा के देखेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कब आ रही है, जब दोनों क्या हो 5 ओम। 5 ओम मतलब क्या हो, कैपेसिटर की और इंडक्टर की इधर रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। ये जो सर्कल लगाया हुआ दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल आएगी तो फिर इंपीडेंस सबसे ज़्यादा आ रही है। जब इंपीडेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं कि कैपेसिटर के और इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होता है वो सोर्स करंट से ज़्यादा होता है। सोर्स में ये जो इधर अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स लगाया इससे आने वाला करंट ज़्यादा होता है। कि देखें यहाँ पे हमने कहा कि ये इंडक्टर है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है, हमने कहा रेजिस्टेंस तो वेरी स्मॉल है। जब रेजिस्टेंस स्मॉल है यहाँ पे वोल्टेज क्या रहने हैं, वोल्टेज कांस्टेंट रहने हैं। अब जरा देखिएगा V=IR आपने पढ़ा हुआ है, वोल्टेज यहाँ पे क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, वोल्टेज यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगी। ये बच्चे ये कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे होते हैं, हालांकि ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है ना वो ये है कि अब ये जो कैपेसिटर का और इंडक्टर का करंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। क्यों कैंसिल कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें इन दोनों की रेजिस्टेंस भी क्या आ रही है, ऑपोजिट आ रही हैं, तो इनके करंट भी क्या आएंगे, रेजिस्टेंस में ऑपोजिट आएंगे। तो करंट ऑपोजिट आएंगे, कैंसिल करेंगे तो नेट करंट इन दोनों का जो होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा। अब ये हमने कहा कि इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस स्मॉल है इंडक्टर की, तो यहाँ से जो करंट आएगा कंज्यूम होने के लिए तो वो भी स्मॉल आएगा, क्योंकि डिवाइस उतना ही करंट लेती है जितनी उसकी रेजिस्टेंस होती है। तो चूंकि इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस ही स्मॉल है तो इसने इस डिवाइस से या इस जनरेटर से उतना ही करंट लेना है जितनी इसकी रेजिस्टेंस है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक यानी अपनी रेजिस्टेंस के मुताबिक करंट लेगा। ठीक है, तो ना कि ये कंसेप्ट लगा देना बच्चे, ये वाला कंसेप्ट लगा के कंसेप्ट उलट दरम भरम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर नहीं लगा रहे, ये कंसेप्ट नहीं लगा रहे कि रेजिस्टेंस स्मॉल है तो करंट ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं बल्ब है, एक AC है, तो बताएं AC ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा या बल्ब, ऑफ कोर्स AC करेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, वो अपनी ही कैपेसिटी के मुताबिक करंट ज़्यादा लेगा। इसी तरह ये यहाँ पे भी डिवाइस की बात हो रही है, इंडक्टर
ज़्यादा, इंडक्टर की रेजिस्टेंस कम है तो अपनी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक कम करंट को यहाँ से ड्राइव करेगा, जनरेटर से लेगा। ठीक है, तो आप ज़रा देखें दूसरी बात, इसको मैं बताता हूँ। इसकी जो एग्जांपल है वो हम मास स्प्रिंग सिस्टम से कंसिडर करते हैं। हम लेट करते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम है और मास स्प्रिंग सिस्टम को हम खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी स्टोर होगी है ये इसको रिटर्न वापस लेकर जाएगी। हम यहाँ पे इसको रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये बॉडी क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगा। अब ओरिजिनल पोजीशन पे स्टे नहीं करेगा ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, अगर बॉडी मूव कर रहा हो तो मूव करते रहता है। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। अगर किसी हम बाइक की एग्जांपल करें और ब्रेक लगाता है अचानक, तो वो क्या होगा, बॉडी कार या बाइक में है तो वो उसी तरह आगे मूव करता रहेगा। इनर्शिया बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है उसको क्या करता है, इनिशियल जो मोशन है उसको मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा कि जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम इधर मूव कर रहा है, उसको हमने स्ट्रेच किया, खींचा, छोड़ा, रिलीज किया, तो फिर उसके बाद क्या कर देगा, ये ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसा होना है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें और इसमें मैं सपोज कर लेता हूँ बैटरी लगाई हुई है, तो बैटरी पहले क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ लेके जाएगी, ये करंट की इसकी डायरेक्शन होगी। अब स्टोर हो जाएगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एनर्जी स्टोर करेगी। अब ये एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब क्या करते हैं, ये जो बैटरी हमने लगाई है, सपोज इसको हमने उतार दिया बैटरी को। जैसे ही हम इस बैटरी को उतारते हैं तो होगा क्या, जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो एनर्जी क्या करेगी, जो चार्ज स्टोर है इलेक्ट्रॉन उनको वापस रिटर्न करेगी। इलेक्ट्रॉन वापस होंगे, रिटर्न होंगे, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो मैंने कैपेसिटर की बात की, इधर भी ऑसिलेशन ही होगी, लेकिन अभी मैंने कैपेसिटर की बात की, अब इंडक्टर की बात करता हूँ। अब इंडक्टर को मैंने बैटरी लगाई, तो जब बैटरी लगाते हैं तो इंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, करंट फ्लो करेगा। और आपको पता है जब भी करंट फ्लो करता है तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब सपोज मैंने ये जो बैटरी लगाई थी ये उतार दी, तो क्या होगा, बैटरी तो उतार दी, अब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे थे, यानी जो करंट फ्लो कर रहा था वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो मूव नहीं करने चाहिए। लेकिन इधर होगा क्या, जब तक उस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी होती है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, वो कुछ देर के लिए, जब तक वो एनर्जी है इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती रहेगी। कब तक, जब तक वो एनर्जी कंज्यूम ना हो जाए, कंप्लीट खत्म ना हो जाए। हालांकि हमने बैटरी को तो उतारा हुआ है, फिर भी करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट कौन फ्लो करवा रहा है इंडक्टर में, ये वो एनर्जी करवा रही है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर है। अब वो जब रिमूव हो जाएगी तो करंट फिर स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको चार्जिंग कहेंगे। जब हमने बैटरी लगाई थी तो इंडक्टर में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर आ रही है, तो हम इसको कहेंगे इंडक्टर चार्ज हो रही है। जब बैटरी उतार दी हमने तो वही मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगी, या उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, हम कहेंगे इंडक्टर क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कनेक्ट करते हैं, इंडक्टर को और कैपेसिटर को कंबाइन कनेक्ट करते हैं। तो अब लेट करते हैं बैटरी नहीं लगी हुई, कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो कैपेसिटर फुली चार्ज है तो ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, इंडक्टर की तरफ मूव करेंगे। इंडक्टर में मूव करेंगे तो इंडक्टर में चार्ज करंट आएगा, चार्ज के फ्लो करने से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी आएगी, यानी इधर इंडक्टर क्या हो रही है, इंडक्टर चार्ज हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो कैपेसिटर है उधर से जो चार्ज बाहर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन इंडक्टर चार्ज हो रही है। अब देखें जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इधर क्या होगा, इंडक्टर फुली चार्ज हो चुकी होगी। अब इंडक्टर फुली चार्ज हो गया, मजीद पीछे से कैपेसिटर से चार्ज नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा। अब क्या होगी, ये अब इंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टॉप नहीं होगा। अब क्या करेगी, इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को फिर भी मूव करवाती रहेगी, फ्लो करवाती रहेगी। अब कब तक फ्लो करवाती रहेगी, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, या उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी है वो कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर की मूव करवाती रहेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड उन चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती रहेगी, और ये मूव करवाते करवाते ये जो चार्जेस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जाना शुरू हो जाएंगे, ये कैपेसिटर में जाना शुरू हो जाएंगे। जब कैपेसिटर को दोबारा चार्ज मिलेंगे तो कैपेसिटर क्या करना शुरू कर देगा, चार्ज अप होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो कैपेसिटर में चार्जिंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंडक्टर हमने लगाई है इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल होनी चाहिए। अगर इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी लॉस है वो वेरी स्मॉल होगा।
ना होने के बराबर होगा। जैसे हमने मास स्प्रिंग सिस्टम की बात की थी, अगर मास स्प्रिंग सिस्टम को हम स्ट्रेच करके छोड़ दें तो वो वाइब्रेट करते हैं और फिर कुछ देर के बाद खुद ही स्टॉप हो जाता है। वो किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या करेगा, एनर्जी लॉस से होते 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 वो स्टॉप हो जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, जब इंडक्टर है, इंडक्टर की अगर स्मॉल रेजिस्टेंस है तो कुछ वो एनर्जी जो है वो क्या करेगी, उसमें स्टॉप हो जाएगी, उसमें लॉस होगी। इंडक्टर की रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होगी, सिस्टम चलता रहेगा। कभी कैपेसिटर चार्ज होगा तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगी, जब इंडक्टर चार्ज होगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। इधर अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन कभी इंडक्टर की तरफ जाते हैं, फिर इंडक्टर से इधर वापस आते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन, यानी ये वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे चार्ज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑसिलेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो मैंने बात की ना कि यहाँ पे ऑसिलेशन हो रही है, इसमें रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑसिलेट मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने बात की थी कि वहाँ पे भी एनर्जी लॉस होगी। अगर वहाँ पे मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है मास स्प्रिंग सिस्टम में, उसको हमने खींचा रिलीज किया छोड़ेंगे तो वो उसी तरह मूव करता रहेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर इधर भी हम बात करें कि इंडक्टर की रेजिस्टेंस है ही नहीं है, जीरो है, आइडियल केस सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर इधर भी आइडियल केस में हम कह दें कि इंडक्टर की रेजिस्टेंस जीरो है, तो इधर भी क्या होगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर से करंट आ रहा है, वो इंडक्टर में आएगा, इंडक्टर से आगे कैपेसिटर में जाएगा। इसी तरह एक चार्ज होगा, एक डिस्चार्ज होगा, ये चलता रहेगा, एनर्जी लॉस नहीं होगी जी, इसी तरह ये काम वर्किंग होती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये आइडियल केस है। हमारी डेली लाइफ में आइडियल केस होता नहीं है। हमारी डेली लाइफ में क्या होगा, इंडक्टर की रेजिस्टेंस है, और वो जो इंडक्टर की स्मॉल रेजिस्टेंस है, वो इंडक्टर की स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो रही है। अब वो जो थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो रही है वो किस तरह से हो रही है, एक तो बात ये मैंने की कि इंडक्टर से जब चार्जिंग आएगी, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो किधर आएंगे, इंडक्टर में, इंडक्टर चार्ज होगी, और जब इंडक्टर फुली चार्ज हो जाएगी, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इंडक्टर फिर भी करंट को फ्लो करवाएगा, और वो जब फ्लो करवाएगा कब तक, जब तक कंडक्टर की एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी जो कैपेसिटर से मिली थी। अब वो फ्लो करवाएगा तो वही चार्ज दोबारा किस में आना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर में आना शुरू हो जाएगा। इंडक्टर जिस चार्ज होना शुरू हो जाएगी, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये चलता रहता है, जिसके दौरान क्या होता है, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। अब जरा देखें, हम अगर बात करें रेजोनेंस पे, रेजोनेंस पे क्या होगा, कैपेसिटर की और इंडक्टर की इनकी रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। इसमें क्या होगा, करंट ऑपोजिट हो जाएगा। करंट ऑपोजिट होकर कैंसिल करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का जीरो हो जाएगा, किसका, कैपेसिटर और इंडक्टर का। लेकिन जो सोर्स से करंट आ रहा है वो वेरी स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि इंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, वो अपनी स्मॉल कैपेसिटी के मुताबिक ही करंट निकालेगी, किससे, जनरेटर से, उतना ही करंट ड्राइव करेगी उसे, तो वेरी स्मॉल करंट आएगा। तो ये हम कहते हैं सोर्स करंट वेरी स्मॉल होता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि IC एंड IL, ब्रांच करंट कैपेसिटर का IC ब्रांच करंट और इंडक्टर का ब्रांच करंट IL, ये मच ग्रेटर होते हैं किससे, सोर्स करंट से। अब सोर्स करंट आपको पता है कितना है, वो वेरी स्मॉल है, और इंडक्टर का और कैपेसिटर का जो करंट है वो ज़्यादा होगा। और स्मॉल क्यों है सोर्स करंट, क्योंकि आपको पता है कि कम आएगा, क्योंकि इंडक्टर की रेजिस्टेंस कम है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उस सोर्स से करंट भी कम आ रहा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोर्स करंट बहुत स्मॉल होता है। इसी सोर्स करंट का नाम हम रेजोनेंस करंट भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडक्टर की कैपेसिटी की रेजिस्टेंस इक्वल होती है, तो तब इससे बहुत कम करंट आ रहा होता है, इसलिए इसको हम सोर्स करंट भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पे करंट स्मॉल होता है। अब ये जो स्मॉल करंट आता है ना, ये बेसिकली उस करंट को कवर करता है, पूरा करता है जो लॉस हो जाता है स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर की वजह से। इंडक्टर की स्मॉल रेजिस्टेंस में जो करंट लॉस हो रहा होता है वो कहाँ से पूरा हो रहा होता है, वो जो सोर्स लगाया हुआ है ना हमने, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स यानी जनरेटर लगाया हुआ है, वो करंट प्रोवाइड कर रहा हुआ होता है। तो इस तरह से ये एक कैपेसिटर चार्ज होता है तो इंडक्टर डिस्चार्ज होती है, जब इंडक्टर डिस्चार्ज होती है तो कैपेसिटर चार्ज होता है। ये इसी तरह चलता रहेगा, और कब तक चलता रहेगा, जब तक अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और यही अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स उतना करंट प्रोवाइड कर देता है जितना करंट ड्रॉप हो जाता है इंडक्टर की स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से। ये बिल्कुल वैसे एग्जांपल है जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने कहा था, मास स्प्रिंग सिस्टम स्टॉप हो जाता है, एक वक्त आता है। वो क्यों स्टॉप होता है, क्योंकि उधर रेजिस्टेंस होती है, फ्रिक्शन होती है, एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से मास स्प्रिंग सिस्टम स्टॉप हो जाता है। अगर हम उसकी मोशन को, मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पुश करते रहना पड़ेगा। पुश करते रहेंगे तो मास स्प्रिंग सिस्टम क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। सिमिलर इधर भी जो हमने सर्किट बनाया, इधर हमने जो सोर्स लगाया यानी जो जनरेटर लगाया, वो क्या करेगा, थोड़ा करंट प्रोवाइड करता रहेगा जितना लॉस हो रहा है, और जो पूरा होता जाएगा, और उधर दूसरी तरफ साथ क्या होता रहेगा, कैपेसिटर और इंडक्टर एक चार्ज और एक डिस्चार्ज होता जाएगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा।
था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।